तमाम जो साथी बहुत लंबे समय से तो बहुजन संगठन से जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों को भी जय भीम। साथियों, आज मुझे जो विषय दिया गया है बोलने के लिए, जो बात बोलनी है, मुझे बतानी है, बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी के संदर्भ में मुझे चर्चा करनी है, जिसके लिए मैं आया हूँ। 2-3 बातें हैं जो मैंने आज के समय में बहुत ही रिलेवेंट बातें हैं, जो मान्यवर कांशीराम जी से संबंधित आज बहुत ही जरूरी चीजें हैं, आज हमको जान लेनी चाहिए। देखिए, अगर मान्यवर कांशीराम जी के बारे में किसी साथी को जानना है, समझना है, रिसर्च करना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि कांशीराम जी लाइब्रेरी में नहीं है, कांशीराम जी किताबों में भी नहीं है। अगर कांशीराम जी को जिसको जानना है, समझना है, उनकी योजनाएं, उनका व्यक्तित्व क्या था, उनका व्यवहार क्या था, तो वो जो उनके जो सहयोगी रहे हैं, उनके जो कार्यकर्ता रहे हैं, जिनमें से मैं भी एक हूं, मैंने भी साहब कांशीराम जी के साथ काम किया है, कई कार्यक्रम मैंने अटेंड किए हैं उनके, और बड़े नजदीक से कई बार देखा है। और भी लाखों लोग जिंदा हैं अभी। तो ये ऐसे ऐसे जो लोग हैं ना, इन लोगों से जाकर के संपर्क करना चाहिए, वही कांशीराम जी को प्रॉपर बता सकते हैं। वो बातें आपको किताबों में नहीं मिलेगी। अगर आपको बाबा साहब के बारे में जानना है, बुद्धिज्म के बारे में जानना है, वो आपको ग्रंथों में मिल जाएंगे, वो लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। लेकिन मान्यवर कांशीराम जी लाइब्रेरी और ग्रंथों में बहुत कम है। उनको जानना है तो अभी उनके जो सहयोगी हैं, उनके साथ काम करने वाले हैं, हजारों लोग जिंदा हैं देश भर में, हम उनसे जान सकते हैं। और उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं कांशीराम जी के अंतिम संस्कार में मैं शामिल हुआ था दिल्ली में, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और हरियाणा से दिल्ली काफ़ी नज़दीक है हमारा। और मेरा नाम है डॉक्टर विनोद कुमार। मैंने जो रिसर्च किया है, मैंने PhD किया है अम्बेडकर आइडियोलॉजी एंड दलित पॉलिटिक्स, इस विषय पे। तो उसमें कांशीराम जी के ऊपर भी मैंने रिसर्च किया है। मैंने 3 किताबें लिखी हैं। एक कांशीराम जी के संदर्भ में किताब है मेरी, एक बाबा साहब के ऊपर है, और एक संत गुरु रविदास जी के ऊपर है। 3 किताबें हैं। बहुत सारे लेख भी लिखे हैं, पत्रिकाओं में छपते हैं। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है और बड़ा अचंभा लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो कांशीराम जी के बारे में जानती नहीं है। आज की जो जनरेशन है, जिनकी उम्र 25 साल है, 22 साल है, 20 साल है, जो पहली बार दूसरी बार वोट डालने वाले हैं, वो ऐसा समझते हैं कि जैसे दूसरे राजनेता रहे हैं, दूसरे राजनेता बहुत ऐश आनंद का जीवन जीते हैं, ऐसे ही कांशीराम जी रहे होंगे, कोई उनका भी ऐसे ही ऐश आनंद का जीवन रहा होगा। ऐसा नहीं है। मेरा तो ऐसा मानना है, देखो साथियों, 20 साल बाद, 50 साल बाद लोग विश्वास नहीं करेंगे किस बात का, कि कांशीराम जी जैसा भी कोई आदमी पैदा हुआ, जिसको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, परिवार के लिए कुछ नहीं चाहिए, अपना सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके, और एक कमिटमेंट के ऊपर पूरी लाइफ गुजार दी जिस इंसान ने, लोग विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसे ऐसे उदाहरण बातों से नहीं समझ में आते। ऐसे ऐसे उदाहरण हम लोगों ने तो, जैसे हमारी जो पीढ़ी के लोग हैं, हम लोगों ने तो सामने से देखा है। हमने जो सामने से देखा है वो स्वानुभूति है हमारी। तो आज के जो मैंने बताया 25 साल, 20 साल, 22 साल, 18 साल उम्र है, वो जो लड़के लड़कियां हैं, वो किताबों से थोड़ा बहुत जान सकते हैं, इधर उधर बातों से जान सकते हैं, लेकिन वो स्वानुभूति वाला मामला नहीं बनेगा उनसे। विश्वास नहीं करेंगे कि इतना त्यागी महापुरुष भी कोई हुआ है। ये उनका जो त्याग है, जैसे बता के पहले साइंटिस्ट थे DRDO में, पूना में ही, और आपका ये जो पेज है बहुजन संगठन पेज, आप पूना से ही चला रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है कि इत्तेफाक मिल जाता है। देखो, ये आज कांशीराम जी के बारे में बात करें, उनका संघर्ष भी, कांशीराम जी का संघर्ष भी पूना से, उधर से स्टार्ट करते हैं वो। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि कुछ समय बाद लोग, हमारे जो बच्चे, अगर आज मैं अपने बच्चों को बताऊं कि ऐसा एक महापुरुष हुआ है जिसने अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा, सब कुछ इस समाज के लिए, इस गरीब जनता के लिए, बहुजन समाज के लिए सब कुछ चाहा है, कि ये पीछे ऊपर उठ जाए, इसका भला हो जाए, इसके हक अधिकार सुरक्षित हो जाए, इसके ऊपर अन्याय अत्याचार होना बंद हो जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। विश्वास नहीं करते हैं बच्चे भी।
और यही होगा देखना आने वाले समय में। एक तो क्या है कि काशीराम जी के ऊपर लेखन बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिट का है, और दूसरा ऐसे कार्यक्रम होते भी नहीं है। काशीराम जी को बताने के लिए भी कार्यक्रम बहुत ही कम होते हैं, और काशीराम जी को बहुत सारे लोग हैं या हम जैसे जो उनके साथ भी रहे हैं, हम लेखक भी हैं, रिसर्चर भी हैं, अगर हम भी बताते हैं तो क्या बताते हैं, काशीराम एज ए पॉलिटिशियन, एक राजनेता के तौर पे ज्यादा हमको बस वही मुख्य रूप से बताते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से थे वो, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ थे। पॉलिटिशियन बनने की जो आधारशिला है, पॉलिटिशियन बनने से पहले के जो उनके काम है, वो पॉलिटिशियन बने कैसे, और पॉलिटिशियन बन करके उन्होंने क्या किया, उसके क्या प्रभाव पड़े देश की राजनीति पे, देश की अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, कल्चर के ऊपर करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। ये बहुत बड़े विषय हैं, और काशीराम जी को बताने के लिए पूरे महीने सीरीज चलनी चाहिए, पूरे महीने सीरीज चले। मेरा ऐसा मानना है कि अगर पूरे महीने भी काशीराम जी को बताने जाएंगे ना तो खत्म नहीं होंगे, क्योंकि उनका पूरा जीवन है, अपना जीवन कुर्बान कर दिया एक कमिटमेंट के ऊपर, और वही सक्सेस होते हैं, सफल भी वही होते हैं। बाबा साहब ने कमिटमेंट किया अपना कि मुझे ये काम करना है, मुझे अब मेरा जो दबा पिछड़ा, जो दबा कुचला समाज है, अछूत समाज, जिसको मानवता के स्तर से गिरा करके पशुतर जीवन पे ला दिया गया है, मैं उसको हक अधिकार दिलवा के रहूंगा। उस कमिटमेंट के ऊपर सारी उम्र लगे रहे, वो सब कुछ कुर्बान कर दिया। पत्नी है, बच्चे है, घर बार है, खुद की बड़ी बड़ी पोस्ट, नौकरियां, ज्ञान, धन दौलत, सब कुछ कुर्बान कर दिया। वही लोग महापुरुष होते हैं। ये मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे ये कबीर साहब ने कही है कि जो घर फूके आप ना वो चलो हमारे साथ है, यही बाबा साहब थे, जो घर फूके आप ना वो चलो हमारे साथ। यही मान्यवर काशीराम जी, जो घर फूके आप ना वो चलो हमारे साथ। यानी कि हमको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ दूसरों के लिए चाहिए, इस समाज के लिए चाहिए। ये कहने में बातें बड़ी आसान लगती मुझे भी, जो साथी सुन रहे हैं उनको भी, लेकिन करके देखने में बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। इतना त्याग, इतना धैर्य कहाँ से लाएंगे। एक घटना बताता हूं मैं। एक चैनल पे मैं सुन रहा था, आगरा में काशीराम जी को एक बड़ा कार्यक्रम करना था, एक रैली टाइप, रैली ही समझो वो थी। तो काशीराम जी के जूते हैं वो टूटे हुए थे, जूते टूट गए थे, तो एक जूते संवारने वाले के पास हो गया, रोड के किनारे अपना बक्सा रख करके ये लोग काम करते हैं काफी शहरों में। तो उसके पास गया, वो शाम का टाइम था, अब वो अपने डब्बे को समेट रहा है। काशीराम जी बोले कि मेरा ये जूता ठीक कर दो भाई। अब वो बोला नहीं, अब तो मैं जा रहा हूँ, अब तो नहीं करूँगा। अब उस समय कितने 50 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपया, बस इतना लगता था जूते ठीक करने का। काशीराम जिसको कहते हैं कि मैं आपको बहुत ज्यादा रुपए, 10 रुपए दे दूंगा इसके, 10 रुपए उसमें बहुत बड़ी बात होती थी। आज के 100 रुपए, ये मैं आपको 10 रुपए दे दूंगा, ये मेरा जूता ठीक कर दो। बोला नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं तो अभी जा रहा हूँ, आज मुझे मेरे नेता रहे हैं और अपने नेता को सुनना है, वहां रैली है, कार्यक्रम है हमारा। बोला कौन नेता रहा? बोला काशीराम नाम का हमारा नेता है, वो आ रहे हैं, उसको सुनने के लिए जा रहा हूँ मैं। काशीराम तो खुद उसे जूता ठीक करने के लिए खड़े थे वहां पे। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको बहुत 10 रुपए की बजाय मैं आपको 50 रुपए दूंगा, आप काशीराम जी को सुनना छोड़ दीजिए, क्या करेगा तो अपने पैसे कमाना। तो बोला नहीं साहब, आप कोई भी कितनी भी बड़ी धन दौलत दे दीजिए मुझे, मैं अपने नेता के लिए जा रहा हूँ, अपने नेता को मुझे सुनना है, मैं आपका ये काम नहीं करूंगा, मैं लेट हो जाऊंगा। अपने नेता चला गया वो। काशीराम जी खड़े खड़े देखते रहे कैसे कैसे लोग हैं, इतने डेडिकेटेड लोग। रैली स्थल पे काशीराम जी पहुंच गए, रैली पे ऊपर से भाषण कर रहे हैं, नीचे से उस आदमी ने देखा, ये आदमी तो थोड़ी देर पहले मेरे पास था, अपने जूते ठीक करवाने के लिए आया था। तो रैली हो गई, सारा काम हो गया, काशीराम जी ने उस आदमी को बुलाया, बुला करके बाद में उसको टिकट भी दिया, टिकट देकर उसको एमएलए भी बना, लखनऊ की विधानसभा में भी बैठा हुआ आदमी। ये थे काशीराम, एक जूते संवारने वाले को। अब कौन विश्वास करेगा? देखो अब आज के बच्चों को, आज की नई जनरेशन जो फास्ट फूड खाने वाली जनरेशन, आज की जो हर चीज उसको, हर काम, हर बात उसको फास्ट फास्ट चाहिए। अब इन बातों के ऊपर कौन विश्वास करेगा भाई? इन बातों के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। ये जो बहुजन संगठन जो कार्यक्रम
चैनल ने, यूट्यूब चैनल ने जो कार्यक्रम किया है इसके माध्यम से होगा, किताबों के माध्यम से होगा, और जो भाषण करते हैं और जो काम करते हैं उसके माध्यम से हमको ये करना पड़ेगा। तभी जाकर के लोग विश्वास करेंगे। तभी मैं कह रहा हूं ना कि काशीराम जैसा कोई हार्ड मास का ऐसा भी कोई आदमी पैदा हुआ है धरती पे, विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा भाई। खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, वही था सब कुछ त्याग करके। ये देखो जैसे होता क्या है, पारमिताएं हैं बुद्ध के धम्म में, पारमिताएं हैं, 10 पारमिताएं कहते हैं। उनमें एक अधिष्ठान पारमिता है और एक अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध के धम्म में एक अष्टांगिक मार्ग है जिसको, उसमें एक सम्यक संकल्प भी आता है। जैसे बाबा साहब जैसे लोग आए, बाबा साहब आए और भी दूसरे महापुरुष आए उनसे पहले के, सम्यक संकल्प करके निकले। मान्यवर काशीराम जी आए, सम्यक संकल्प करके निकले वो भी। और जब सम्यक संकल्प करके कोई साथी निकलता है, कोई आदमी निकलता है, वो सक्सेस होता है, वही सफल होता है। बशर्ते कि उस संकल्प के ऊपर सारी उम्र डटे रहना पड़ेगा आदमी को। काशीराम जी अपने संकल्प के ऊपर डटे रहे। काशीराम जी के पहले, बाबा साहब के बाद बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारे लोगों ने सक्सेस होने के लिए राजनीति में, आज भी हो रहे हैं। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, यहाँ भी 4-5 लोग लगे हुए हैं। मैं गुजरात से भी बिलोंग करता हूँ, वहाँ भी 4-5 लोग लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में थोड़ी ज़्यादा जानकारी है, ज़्यादा बातें जानते हैं लोग, वहाँ पे 20-25, 30-35 लगे होंगे। सफल नहीं हो सकते, सफल होने का कोई रास्ता नहीं उनका, कमिटमेंट नहीं है उनके पास, और सम्यक संकल्प नहीं उनके पास। क्या संकल्प उनके? खुद के संकल्प चाहिए, समाज के लिए नहीं कि मैं समाज के लिए ये करूंगा, समाज के लिए वो करूंगा, ये दूंगा, वो लाऊंगा, नहीं नहीं, वो आगे की बातें हैं, जरूरी तो ये भी है। खुद के संकल्प क्या है कि मेरा ये संकल्प है। काशीराम जी ने कहा कि मैं कभी नौकरी नहीं करूंगा, बाबा साहब ने कहा कि मैं भी नौकरी नहीं करूंगा, काशीराम जी ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं घर बार नहीं जाऊंगा, मैं परिवार को राजनीति में नहीं घुसाऊंगा। ये संकल्प, खुद के प्रति संकल्प करना, ये है सम्यक संकल्प है। और जो सम्यक संकल्प करके निकलते हैं वही सक्सेस होते हैं। आज के राजनेता भी बहुत सारे लगे हुए हैं ना, सफल नहीं हो पा रहे ना। कोई 15 साल से लगा, कोई 20 साल से लगा है, कोई और भी पहले से ही है, नहीं होंगे सफल। फुल टाइम, पूरा जीवन, पूरा जिंदगी। एक बात और कहता हूं मैं कि काशीराम जी को अगर एक ही लाइन में डिफाइन करना है, वो लाइन ये बनती है, मिशन इज लाइफ, लाइफ इज मिशन, दैट्स नेम ऑफ काशीराम। ये काशीराम है। मिशन ही जीवन है और जीवन ही मिशन है। महापुरुष जो होते हैं, जो महान लोग होते हैं, शब्दों के गढ़वैया होते हैं, शब्दों को गढ़ते हैं, बनाते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं। बाबा साहब एक शब्द लेके आते हैं, ब्राह्मणवाद, उसकी बाकायदा डेफिनेशन देते हैं। काशीराम एक शब्द लेके आते हैं, मनुवाद, उसकी व्याख्या देते हैं। काशीराम जी एक और शब्द को बड़ा प्रचलन में लेके आते हैं, जो आजकल के हम जैसे जो लोग हैं या और जो दूसरे साथी जो काम कर रहे हैं आजकल, उस शब्द को बहुत यूज करते हैं, उसको बोलते हैं मिशन। इस शब्द को प्रचलित किसने किया? काशीराम जी ने किया। कि हम सारे के सारे बाबा साहब के मिशन के कार्यकर्ता, मिशनरी लोग हैं। आज भी बोलते हैं बहुत सारे मिशनरी साथी हैं, अब फलाना आदमी मिशनरी है, वो मिशनरी है, कि हम तो सब मिशन चला रहे हैं। अब ये जो मिशन है ना, ये काशीराम जी की देन है। यानी कि काशीराम जी ने हमको शब्द भी दिए हैं बोलने के लिए और उसकी व्याख्या भी की है। काशीराम जी के समय और भी बहुत लोग लगे हुए थे सफल होने के लिए, उससे पहले भी लगे हुए थे, आज भी लगे हुए हैं। मैंने भी तमाम ग्रंथों का अध्ययन किया, तमाम तरह के लोगों से मुलाकात की कि भाई वो सफल क्यों नहीं हो पा रहे, काशीराम जी सफल क्यों हो गए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुझे जो सबसे सुटेबल, सबसे उचित कारण जो लगा वो एक ही लाइन में आ जाता है, और वो डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े जी का एक ग्रंथ है। वो ग्रंथ मैं आपको दिखा देता हूं। उस ग्रंथ में भी लिखा है वो, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जाति प्रश्न और मार्क्सवाद,
इसमें डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े का एक लेख है, उन्होंने भी इसमें रेफर किया है और मुझे बहुत जचा है वो। उसमें क्या लिखते हैं कि काशीराम जी जो सफल हुए हैं राजनीतिक तौर पे, उनकी जो सफलता उनको जो मिली है, उसके पीछे तमाम कारण है साइड के, लेकिन जो सबसे मुख्य कारण है वो ये कारण है कि काशीराम जी ने एक जात को पूरी तरह आंदोलनकारी बना दिया, राजनीतिकरण कर दिया एक जाति का। यही फॉर्मूला बाबा साहब के ऊपर लागू होता है। बाबा साहब इतने आगे जो बढ़ गए हैं, जो पूरी की पूरी एक जाति है, जो महाराष्ट्र की जो महार जाति है, उस महाराष्ट्र की महार जाति को लड़ाकू बनाया, आंदोलनकारी बनाया। और उनके लड़ाकू बनने से, उनके आंदोलनकारी बनने से पूरे देश के अछूतों को, बहुजनों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटी, बहुत सारे लोगों को लाभ मिले, अधिकार मिले। एक जात का जब रूपांतरण आंदोलन में हो जाता है, एक जाति का रूपांतरण जब राजनीति में हो जाता है, राजनीतिक सोचने लगती पूरी की पूरी जात, पूरी की पूरी कौम, डेफिनेटली सफल होते हैं। ये बात काशीराम ने भी कई बार बताई भाषणों में कि जो महाराष्ट्र में है, जो महार कास्ट के जो लोग हैं, वो बाबा साहब के जीते जी बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ाके थे, लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद कोई लीडरशिप बची नहीं, उचित लीडरशिप जो कंट्रोल कर सके। लड़ाके तो थे ही वो, लेकिन आपस में लड़ने लगे, फिर लीडरशिप रही नहीं, तो इसलिए उनका सत्यानाश भी हुआ बाद में, उनकी राजनीति का, उनके संगठनों का। काशीराम जी ने ये काम उत्तर प्रदेश में किया, उत्तर प्रदेश में सफल ज्यादा हुए, बाकी राज्यों में सफल नहीं हुए। काम तो पूरे देश में किया उन्होंने। तो एक कास्ट का पूरी तरह राजनीतिकरण कर दिया। और दूसरी जो बड़ी बात है काशीराम जी के सफलता के रहस्य का, जो सबसे बड़ा एक और सूत्र मिलता है, जो मेरा जो इंटेलेक्चुअल लिमिट इंटेलेक्चुअलिटी है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं, वो ये है कि जो हमारी समस्याएं हैं, जो हम शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, हमारी सारी समस्याओं का राजनीतिकरण कर दिया। अभी बहुत बड़ी बात होती है ये। अब सारी समस्याओं का राजनीतिकरण करने का तात्पर्य ये है कि जैसे हमारा रिजर्वेशन के अधिकार हमको नहीं मिल रहे, वो बोलते हैं राजनीति से सुधार होगा, वो बोलते हैं हमारे ऊपर, लोग बोलते हैं हमारे ऊपर साहब अन्याय अत्याचार होता है, एट्रोसिटी होती है। काशीराम जी बोलते हैं इससे बचना चाहते हो? बोला हाँ साहब बचना चाहते हैं। बचना चाहते हो तो इससे को, इसका बचाव भी राजनीति में है। वो बोलते हैं कि साहब हम लोग गरीब हैं, हमारे पास मकान नहीं है, गरीबी दूर करनी, इसका समाधान भी राजनीति में है, राज लाओ अपना। महाराष्ट्र में जो लोग थे बोलते हमको बाबा साहब के नाम से विश्वविद्यालय चाहिए और तमाम चीजें चाहिए बाबा साहब के नाम पे, अच्छा ये चाहिए, तो इसका समाधान भी राजनीति में है। सारी समस्याओं को राजनीति में ले आए, लोगों के दिल दिमाग में, लोगों की साइकोलॉजी में बैठा दिया कि इन सारी समस्याओं का समाधान राजनीति में है। तो पूरी की पूरी जात का, पूरी की पूरी कौम का राजनीतिकरण हो गया, और राजनीतिकरण होने से उनके एमएलए एमपी बनने लगे। काशीराम जी को समझना मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़े दार्शनिक या फिलोसफर नहीं, उनकी सारी बातें बिल्कुल सीधी सीधी हैं। तो हम जैसे जो बताने वाले लोग हैं, हम जैसे लोगों ने बहुत टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, बिल्कुल सारी बातें सीधी सीधी। देखो काशीराम जी क्या कहते थे, आज के समय के जो कार्यकर्ता हैं, जो मिशन चलाने वाले लोग, उनके लिए बहुत जरूरी बात है ये। काशीराम जी कहते थे कि देखो हमको बहुत ज्यादा दूर तक इतिहास में नहीं घुसना है, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना इतिहास की, कि 4000 साल की हिस्ट्री को बता करके कि वो मूल निवासी यून था, वो नहीं था, वो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी थी या उनकी थी। काशीराम जी का बड़ा सीधा सा फॉर्मूला था, हमारा जो काम चल जाएगा, हमारी जो राजनीति बन जाएगी, ज्यादा दूर नहीं जाना हमको, 200 साल के अंदर ही बहुत कुछ हमारा। तो सीधे बताते थे हमारा 108 साल का संघर्ष है। वो बाबा साहब के वो ज्योतिराव फुले से शुरू करते थे, 1848 से 1956, 108 साल का हमारा संघर्ष है बस। ये उनका बेस होता था। 108 साल के संघर्ष को आधार बना करके ही इतनी बड़ी राजनीति, इतने बड़े लाखों करोड़ों लोगों को जागरूक कर दिया। पूरे देश भर में बाबा साहब का नाम जो मिट्टी में मिला दिया था, उसको वापस निकाल करके ले आए। आज हम जैसे लाखों लोग, करोड़ों लोग जो जय भीम बोलने लगे। मात्र वो गए नहीं गए वो 4000 साल पीछे, कौन मूल निवासी है, कौन आर्य है, कौन अनार्य है, कौन द्रविड़ है, तो हम जैसे पढ़ने लिखने रिसर्चर हैं, किताब लिखते हैं, शोध पत्र लिखते हैं, तो हम जैसे लोगों का काम है। सामान्य लोगों को क्या मतलब इससे, जो रोज मेहनत मजदूरी करते हैं, जो हमारे समाज के जो 90% लोग तो वही हैं। 108 साल का संघर्ष बताते थे वो, बस यहीं पे। इसके पीछे जाते हैं बहुत सारे लोग, क्या मिल गया भाई, कितने लोगों में जागृति ले आए। काशीराम जी से ये सीखना चाहिए हमको
ठीक है, वो पीछे का जो हिस्ट्री है, सिंधु घाटी सभ्यता का, आर्य का है, नार्य का, आर्य विदेशी है, नहीं है, ये है, वो है, जो भी है, वो पढ़ने लिखने वाले लोगों की बातें हैं। आप किताब लिखिए उसके ऊपर, आप सेमिनार कीजिए, आप शोध पत्र लिखिए उसके ऊपर, वो सब चीजें उसके लिए हैं। अब इसके आधार पर थोड़ी राजनीति बन सकती है। एक सिद्धांत के ऊपर राजनीति खड़ी करोगे, सफल नहीं होंगे। आप तक नहीं हुए हैं, आगे भी नहीं होंगे, फुल गारंटी देता हूं। मेरा जो लिमिट का इंटेलेक्चुअल, इस सबको मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूं, नहीं हो सकते। कोई वाव तो बताओ। ये है काशीराम जी। 108 साल का हमारा संघर्ष है, और ज्योतिराव फुले के 1848 से शुरू करके 1956 तक ले आते हैं। ज्योतिराव फुले से लेकर के साहू जी महाराज और फिर बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा सीधा सीधा उदाहरण, सीधी सीधी बातें सारे। वो बोलता है आई एम अपॉर्चुनिस्ट, आई एम ए बिगर अपॉर्चुनिस्ट, मतलब एक महान अवसरवादी हूं। वो बोलते हैं मैं जाति को इस्तेमाल करता हूं। काशीराम जी खुद ही अपने भाषणों में बोलते हैं कि मैंने भारत देश की राजनीति में सिर्फ 3 ही लोग हुए हैं जिन्होंने जात को इस्तेमाल किया, एक जवाहरलाल नेहरू, एक इंदिरा गांधी और एक काशीराम खुद। ये होती क्लैरिटी, सब कुछ क्लियर है। और दूसरी जो बड़ी बात है, उन्होंने कभी जो ये समाज बनाना कैसे है, उसको जोड़ना कैसे है, उसका एक रसायन भी बताया है। क्योंकि अल्टीमेटली वो साइंटिस्ट थे, अपनी साइंटिस्ट बुद्धि का प्रयोग कर देते। अब कोई भी जाति है, उस जाति को तोड़ करके समाज कैसे बनाना है, उसका एक रसायन भी बताते हैं। आज हम भूल चुके हैं, बहुत आपादापी में रह करके, बहुत इधर उधर की बातें करके, 4000 6000 साल पुरानी हिस्ट्री में जा करके वहां बहुत बोलेंगे, बहुत वहां की चर्चा करेंगे, 4000 साल की इतिहास की। आज की नहीं करेंगे, आज का विश्लेषण नहीं करेंगे, आज के समय का विश्लेषण। और रसायन बताते हैं जो हमारे महापुरुष हैं, ज्योतिराव फुले हैं, ईवी रामास्वामी नायकर हैं, पेरियार साहब हैं, नारायण गुरु हैं, साहू जी महाराज हैं, कबीर साहब हैं, संत रविदास जी हैं। ये तमाम महापुरुषों को लेकर के वो लोगों को जोड़ते थे, इनकी बातें बताते थे। ये वो रसायन है, ये वो रसायन। आज उत्तर भारत में ज्योतिराव फुले की जयंती, बहुत सारे ये माली कास्ट की, जो माली को उत्तर भारत में सैनी बोलते हैं, सैनी, महाराष्ट्र में तो माली बोलते हैं आज भी। आज मना रहे बहुत सारे लोग, कहाँ से सीख गए वो? अब कौन उनको ज्योतिराव फुले का अनुयायी आके बताएगा? किसी ने नहीं बताया। ये सारी की सारी अगर उन लोगों ने सीखा है, तो ये जो काशीराम नाम जी का, जो काशीराम जी के नाम से जो शख्स पैदा हुए हैं, व्यक्तित्व जो रहे हैं, उन्होंने सिखाया है। उनके संगठन देखो, बाबा साहब ने जो भी संगठन बनाए, बहुत कमजोर होकर के खराब टूट गए, 10 साल भी नहीं चल पाए। उनके अनुयायियों ने इतना बढ़िया काम किया कि 10 साल तक उनकी उम्र निकालना मुश्किल हो गया था, टुकड़े टुकड़े हो गए। काशीराम ने वाम से बनाया, टुकड़े टुकड़े तो हो गए, अच्छा लाज भी रहा है। काशीराम ने DS4 बनाया और DS4 को कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट बहुजन समाज पार्टी में कर दिया। कमजोर तो हो गई, चल लाज भी रही है, तोड़ के दिखाओ कोई। काशीराम जी का बनाया हुआ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम लोग जानते हैं, तमाम तरह के तोड़ने के प्रयास किए सभी ने, उसके टुकड़े टुकड़े करके दिखाओ कोई। नहीं हो सकते, क्योंकि काशीराम जी के ये जो संगठन है, ये इसलिए नहीं टूट सकते क्योंकि काशीराम जी की हर आदमी में, हर व्यक्तित्व में क्वालिटी होती है। काशीराम जी में जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, वो ये क्वालिटी होती है, जो उनके विरोध भी स्वीकार करते हैं। ही वॉज ए गुड ऑर्गेनाइजर, कुशल संगठन करता था, एकदम ऐसा संगठन बनाते थे, ऐसे संगठन करता थे कि उनके बनाए हुए संगठन पूरे देश भर में मिल जाएंगे, आज भी मिल जाएंगे उनके संगठन के जुड़े हुए लोग। ये चीज दूसरों के पास नहीं है कि जा करके लोगों को बताए, लोगों को सिखाए। अब उत्तर भारत में बाबा साहब को जानने वाले बहुत कम लोग थे, पेरियार को तो जानेगा ही कौन, साहू जी महाराज का तो सवाल ही नहीं उठता, ज्योतिराव फुले का नाम लेने वाला नहीं था इधर कोई। जो काशीराम जी लेके आए, वो बोलते हैं मैं 3 बाबाओं को लेके आया हूँ, 3 बाबा है, एक टाई वाला बाबा, एक दाढ़ी वाला बाबा, एक पगड़ी वाला बाबा है। मतलब लोगों की जन भाषा जो थी, आम भाषा में लोगों की जो बातें हैं, आम भाषा में लोगों को अपने जो महापुरुष हैं, इन महापुरुषों को समझाया है काशीराम जी ने। ये बहुत सहज और बहुत सरल है। देखो, जहाँ पे सरलता होती है ना,
जहाँ पे सरलता होती है, सीधापन होता है, वहीं पे नया प्रोडक्शन होता है। जैसे खेत में खेती करते हैं, अब खेती करते हैं तो खेत को बड़ा नरम बना दिया जाता है, नरम बना करके बहुत सीधा सपाट कर दिया जाता है, तभी कुछ पैदा होगा। अगर वहाँ ऊबड़ खाबड़ जमीनें रहेंगी और कठोर रहेगा तो नहीं होगा। ये आज वही हमारा समाज हो रहा है, ऊबड़ खाबड़ और कठोर बन रहे हैं, रिजिड माइंड हो गई हैं एकदम, कुछ पैदा नहीं हो सकता। जितने सीधे रहोगे, जितने सरल रहोगे, तभी कुछ पैदा हो सकता है, तभी हम अपने हक अधिकारों को भी बचा सकते हैं, अपनी राजनीतिक जो हमारे हक अधिकार हैं उनको भी हम हासिल कर सकते हैं। नहीं तो कोई रास्ता नहीं है, कितने साल का इतिहास को रगड़ते रहो, गाते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। सीधी सी बात है। काशीराम जी की जो बात मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है, वो दूर इतिहास में नहीं गए हैं और रिसर्चरों के प्रोफेसरों के काम है, ठीक है, वो भी जरूरी है, वो वहाँ लगते हैं काम में, लेकिन राजनीति में हमारा ये 108 साल का संघर्ष काशीराम जी बताए। अब हम अगर आगे चाहते हैं तो काशीराम जी को और जोड़ लेते 2006 तक का। काशीराम जी जो 1956 तक लेके आए थे, अगर हम उसको डेवलप करना चाहें तो 2006 तक ले आते हैं। 50 साल और जुड़ जाएंगे। काशीराम जी 108 साल का कहते हैं, हम 158 साल का कह सकते हैं। ये संघर्ष हमारा डेवलपमेंट भी हो गया। तो ऐसे ही आंदोलन बढ़ता है, ऐसे ही इतिहास बनता है, ऐसे ही बातें बनती हैं। और इस तरह करके सारा का सारा ये हम अपने इतिहास को पुनर्जीवित भी कर सकते हैं, काशीराम जी को समझ सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात एक और बताता हूँ। अभी मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई देख रहा था, 3 दिन पहले की बात है। वहाँ पे एक जो बहुजन समाज पार्टी जो काशीराम जी का स्कूल है, उसका एक एमएलए है। वो एमएलए क्या बोल रहा है कि सदन में जितने भी लोग बैठे हैं, जो भी एमएलए बन के आए हैं, मैक्सिमम अधिकांश लोग बहुजन समाज पार्टी नामक स्कूल से निकले। वो नर्सरी है बोला, उस नर्सरी ने तुम लोगों को सिखाया है, बनाया, वहां से पैदा। अगर वो नर्सरी नहीं होती, अगर वो नर्सरी खत्म कर दी तो तुम इस सदन का मुंह तक नहीं देख सकते थे। तो विधानसभा में बोल रहा हूं। तो साथियों, ये बात बड़ी सत्य है। आज भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 एमएलए बैठते हैं। 403 में तो ये समझ लो कि 350 तो बहुजन समाज पार्टी नाम की जो नर्सरी उसकी पैदाइश है। उन लोगों को, उन जातियों को, उन समाजों को कोई पूछने वाला नहीं होता था। तो बहुजन समाज पार्टी नामक जो नर्सरी वहां बची हुई है, उस नर्सरी से लोग आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ रहे हैं। वहां से निकलने के बाद उनकी डिमांड बढ़ती है, वो क्वालिटी उनमें आती है, दूसरी पार्टियां, दूसरे नेता, दूसरे लोग उनको स्वीकार करते हैं। ऐसे नहीं हो सकता। तो ये नर्सरी काशीराम जी ने बनाई, ये काशीराम जी की देन है। हजारों नेता पैदा किए उन्होंने देश भर में। खुद नेता नहीं बने, खुद तो कार्यकर्ता ही कहते रहे अपने आप को कि हम सब बाबा साहब के मिशन के कार्यकर्ता हैं। क्या हो गया भाई, हम तो बाबा साहब के मिशन के कार्यकर्ता हैं, वो खुद को कार्यकर्ता ही कहते रहे लास्ट तक। फिर क्या बोलते, एक बार मैं भाषण सुन रहा काशीराम जी को, हमारे जिले में रोहतक में आए थे। हम बाबा साहब के मिशन के कार्यकर्ता हैं, मैं बस इतना ही फर्क है, मैं बड़ा कार्यकर्ता हूँ, आप छोटे कार्यकर्ता हो, सारे कार्यकर्ता हैं। कभी नेता नहीं माना अपने आप को। ये होते हैं लीडरशिप है, इसको बोलते हैं क्वालिटी, इसको बोलते हैं त्याग है। लोग विश्वास नहीं करेंगे इस बात का भी। आने वाली जो पीढ़ियां हैं, अब जो नई पीढ़ी, उसको बता के देखो ये बातें, जो बातें मैं बता रहा हूँ तो बता के देखो। काशीराम जी लोगों के दिल, दिमाग और जहन में है। बस इतना सा मेरा कहना है, मानना है कि भाई काशीराम नाम के जो व्यक्तित्व हुए हैं, जिन लोगों ने उनको नजदीक से देखा है, बहुत सरल, सीधे, सपाट, कोई छल कपट नहीं, कोई दवेश नहीं, कोई लोभ लालच नहीं। और जो आदमी इस तरह का हो जाता है, उसके पास सब चीजें आ जाती हैं। इतनी त्याग, इतनी तपस्या, इतना सम्यक संकल्प है उनका, उनके पास सब चीजें आ गई हैं। कुर्बानी तो देनी पड़ती है, अपने आप को मिट्टी में एक बार मिलाना पड़ता है। आज के जो राजनेता हमारा जो भला करना चाहते हैं ना, तमाम तरह की पॉलिटिकल पार्टियां खोल खोल के बैठे हैं, त्याग नहीं उनमें, कोई संकल्प नहीं उनका, कैसे सफल होंगे? वो खुद का ही भला कर लो, उसी में भी नहीं है। काशीराम जी ने एक ही किताब लिखी, मेन चमचा युग। मैं कहता हूं कि इस किताब को पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी किताब है। उस किताब को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। 1982 में लिखी, उस समय भी रिलेवेंट थी, आज भी रिलेवेंट है, वो आगे भी रिलेवेंट रहेगी। बहुत जरूरी किताब है चमचा युग। क्योंकि अल्टीमेटली कोई बहुत बड़े लेखक नहीं थे वो, कि बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। जैसे बाबा साहब बहुत बड़े रिसर्चर थे, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। काशीराम जी उस लाइन पे नहीं थे। काशीराम जी कहते भी थे, ये काम बाबा साहब कर चुके हैं, अब मुझे उससे आगे का काम करना है, अब मुझे उससे आगे का काम करना है, यानी कि प्रैक्टिकल काम करना है।
जिन लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता था वो लोग एमएलए बनने लग गए। उत्तर प्रदेश में से बहुत सारे उदाहरण हैं, जिन लोगों को वोट भी नहीं डालने दिया जाता था लोग डरते थे, उनके हाथ कांपते थे वोट डालते समय। उस समाज को, उन लोगों को राजनीति में ला करके उन्होंने एमएलए एमपी बनाया। ये होता है रिवॉल्यूशन, इसको कहते हैं क्रांति। जो वोट नहीं डाल सकते थे वोट मांगने वाले हो गए। जो बड़े बड़े ऑफिसरों का मुंह देखते थे दूर खड़े रह करके, वो एमएलए एमपी और मिनिस्टर तक बने हैं। जो बड़े बड़े ऑफिसर वो उसका मुंह ताक रहे हैं। एक और मैं बात बताना चाहता हूं मान्यवर कांशीराम जी की। जब बीएसपी की गवर्नमेंट बन गई, गवर्नमेंट बनने के बाद नारायण दत्त तिवारी बहुत बड़े लीडर हुए हैं कांग्रेस के, गवर्नर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, कई बार सेंटर में मिनिस्टर भी रहे हैं। एनडी तिवारी के नेतृत्व में लखनऊ में ब्राह्मणों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो कांशीराम जी दिल्ली में थे। कांशीराम जी दिल्ली से गए, अखबारों में छप रहा था कि ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार होने लगा है यूपी में। तो कांशीराम जी लखनऊ में गए, जाकर के जहाँ पे ब्राह्मणों का धरना प्रदर्शन चल रहा था वहाँ पे कांशीराम जी गए, जाकर के बात करते हैं, भाषण करते हैं कि भाई आप लोगों का ये धरना प्रदर्शन देख करके मुझे दो ख्याल आ रहे हैं। एक तो ख्याल बड़ा अच्छा है और एक ख्याल बड़ा बुरा है। मुझे ठीक भी लग रहा है और नहीं भी लग रहा है। वो दो ख्याल ये हैं कि तिवारी जी, जहाँ पे हम लोग बैठते थे धरने प्रदर्शन करने के लिए, ये काम तो हमारा था। जहाँ पे हम लोग बैठते थे वहां तो आप लोग आ गए, जहाँ पे आप लोग खड़े होते थे, जहाँ मैं खड़ा हूं यहाँ पे हम लोग आ गए। देखो, जो सरकार चलाने वाले होते थे वो वहाँ पे, जो ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर होता था वहाँ पे, उनको वो कह रहे हैं कि यहाँ पे तो आप लोग होते थे, नीचे धरना प्रदर्शन पे हम लोग होते थे, हम लोग डिमांड करते थे अपने हक अधिकारों की। आज उल्टी बदल गई है सिचुएशन। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने बहुत धरने प्रदर्शन किए, बहुत आंदोलन किए हैं। हम लोग 60 साल हो गए हमको, 60 साल से हम धरने प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। आप लोगों ने कभी हमारी सुनी नहीं है, आज तक नहीं सुनी। लेकिन हम इतने जालिम नहीं है आपकी तरह, हम इतने कठोर नहीं है, हम आपकी सुनेंगे। हम 60 साल नहीं लगाएंगे आपको हक अधिकार देने के लिए, हम सिर्फ 6 साल में दे देंगे। तो 6 साल तक तुम धरने प्रदर्शन आंदोलन करो। ये 6 साल के बाद हम सोचेंगे आप जैसे कठोर और जालिम नहीं है कि 60 साल तक ना सुने। हम 6 साल में आपकी सुन लेंगे, लेकिन 6 साल तो करो। ये भाषण करके कांशीराम जी वापस दिल्ली आ जाते हैं। बड़ा सुकून मिलता है, बहुत हिम्मत आती है, बहुत स्वाभिमान जागता है अंदर ये बातें सुन करके साहब की, कि भूमिकाएं बदल गई हैं। जिन लोगों का शोषण होता था उनको राजा बना दिया। तो बड़ी फेवरेट लाइन थी कांशीराम जी की कि मुट्ठी भर जो हुक्मरान होते हैं उनकी संख्या मुट्ठी भर होती है तो भी उनके ऊपर अत्याचार नहीं होता। उदाहरण लेते थे, मुट्ठी भर मुगल आए, मुट्ठी भर अंग्रेज आए इस देश में, उनके ऊपर राज नहीं, उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ। अगर हमको हमारे अत्याचारों को खत्म करना है तो हमको संगठित होकर के अपना राजपाट कायम करना पड़ेगा। और जब हमारा राजपाट कायम हो जाएगा, हमारे ऊपर भी अन्याय अत्याचार होना बंद हो जाएगा। सीधा सा तरीका, तो कितनी सीधी बात, कोई दार्शनिक व्याख्या नहीं, कोई ज्यादा झंझट की बात नहीं। और वोट का जो विषय है वो वोट के आधार पे राजनीति बनती है। आज हम डर गए हैं कि भाजपा को रोकना है, इसको वोट दे दो, इसको वोट दे दो, इसको दे दो। तो ये तरीके हो गए। अरे इस पार्टी है, हमारे दलित समाज की पार्टी है, ये जीतने वाला तो है नहीं, क्यों खाम का वोट खराब किया, उसको दे देते। ये तो उस समय भी समस्याएं थी, उस समय भी लोगों ने ऐसे ही सोच लिया होता कांशीराम जी के समय। तो ये बातें नहीं होती, डर करके वोट करने लगे, अज्ञानता में वोट करने लगे। तो भाई एक महापुरुष का जीवन आता है, पूरा का पूरा जीवन अपने त्याग और तपस्या में लोगों को समझाने में, जागरूक करने में खर्च कर देता है। ऐसा जब हो जाता है, उसके होने के बाद जो उनकी पीढ़ी के जो लोग हैं, एक महापुरुष होता है अपनी पीढ़ी के लोगों को जागरूक करता है। जब वो महापुरुष चले जाते हैं दुनिया छोड़ करके, बहुत सारे लोग भी चले जाते हैं। जैसे बाबा साहब के समय के लोग भले कितनी बड़े जागरूक हो गए, ठीक है, उन्होंने अपने समय में बहुत बड़ा काम किया, लेकिन वो सारे मर गए। अब आने वाली पीढ़ी को कौन समझाएगा? आने वाली पीढ़ी को कौन समझाएगा? कांशीराम जी के साथ जितने भी लोग थे मैक्सिमम जा चुके हैं, बहुत कम लोग बचे हैं।
बच्चे हैं आज और दूसरी पार्टियों की शोभा बढ़ा रहे हैं। काशीराम जी को जो खत्म करने में लगे, काशीराम जी के संगठनों को जो खत्म करने में लगी, उन्हीं की शोभा बढ़ा रहे हैं। और ये भी होता है, देखो बाबा साहब, जब बाबा साहब से पहले ज्योतिराव फुले आंदोलन चला रहे थे, बाबा साहब ने जब अपना मूवमेंट खड़ा किया, आंदोलन खड़ा किया, संघर्ष शुरू किया, ज्योतिराव फुले का एक भी अनुयायी उनके साथ नहीं था। बाबा साहब ने तैयार किए सारे के सारे लोग अपने जीवन में। जब काशीराम जी अपनी पार्टी चला रहे थे, सब काम कर रहे थे, एक भी बाबा साहब का तैयार किया आदमी उनके साथ नहीं था। काशीराम जी ने सब तैयार किए अपने जीवन में लोग। काशीराम जी के बाद जो बागडोर मायावती जी के हाथ में आया, एक भी काशीराम जी का तैयार किया आदमी नहीं है। जो भी उन्हीं के बनाए हुए, उन्हीं के तैयार किए भी लोग हैं। मायावती जी मर जाएंगे, उनका संगठन कि कोई और अध्यक्ष बनेगा, जो आज मायावती जी को मानते हैं वो कहीं और आराम करेंगे, कहीं और चले जाएंगे। वो जो भी आएगा इसके बाद उसको नए बनाने पड़ेंगे अपनी। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये पूरी की पूरी एक लाइन जो चल रही है बहुत लंबे समय से ऐसी चल रही है। और इसी से सत्यानाश भी होता है। एक महापुरुष का पूरा जीवन खत्म होता है इससे, तब जाकर के सफलता के नजदीक पहुंचता। वो पहले वालों का लाभ नहीं मिलता हमको। जो पहले काम हो चुका है उसका लाभ आने वाली जो लीडरशिप है उसको नहीं मिलता। ज्योतिराव फुले के अनुयायियों का लाभ बाबा साहब को नहीं मिला, बाबा साहब के अनुयायियों का लाभ काशीराम जी को नहीं मिला। और जो काशीराम जी के साथ थे जो कहीं और शोभा बढ़ा रहे हैं आराम से। स्वार्थ पनप जाते हैं बहुत समय के, बहुत लंबे समय की असफलता। देखो बहुत लंबे समय की असफलता आदमी के अंदर हताशा, निराशा और स्वार्थ पैदा करती है। और जब आदमी के अंदर स्वार्थ पैदा हो जाता है ना तो कहीं भी जा टिकेगा। यही हो रहा है आज। तो बाबा साहब के बाद के जो अनुयायी थे सारे क्यों इधर उधर सेट हो गए। लंबे समय की हताशा निराशा जब आई ना तो स्वार्थ की भावना पैदा होती है। और स्वार्थ की भावना उनको किसी को गवर्नर बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। यही आज काशीराम जी के अनुयायियों के साथ हुआ। जो काशीराम जी के साथ थे, बड़े बड़े बातें करते थे, बहुत बड़े दमदार लीडर बने हुए थे, एक से बढ़ के एक, सारी इधर उधर सेट हो गए हैं सब। किसी को एमएलए का पद चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। पूछता कौन है? इन एमएलए एमपी हजारों बनते हैं, हजारों की संख्या में कौन पूछता है? जो आज भी बहुत सारे एमएलए एमपी हैं। हम काशीराम जी को याद करते हैं। अगर एमपी ना भी बने रहते तो कौन सी बड़ी बात है, वो एमपी बन भी गए तो भी। ये राजे महाराजाओं को, एमपी एमएलए को कोई नहीं पूछता इतिहास में। बन गए ठीक, मजे के खाए पिए चले गए, बात खत्म उनकी। तो आज के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, राजनेता जो बनना चाहते हैं, राजनीति में आगे अपना काम करना चाहते हैं, तो साथियों त्याग बड़ी चीज है। खुद को तो देना ही पड़ेगा, खुद को तो त्याग करना ही पड़ेगा। अगर चलना तो सम्यक संकल्प करना पड़ेगा। सम्यक संकल्प करके घर से निकल के आओ, समाज उसको हाथों हाथ लेगा। एक बात और बताना चाहता हूं अंतिम। जैसे मैंने एक बात जो बीच में बताई कि कोई भी महापुरुष होता है वो अपने समय की पीढ़ी को, अपने समय की जनरेशन को तैयार करता है। वो जनरेशन तो तैयार हो जाती है, उसका लाभ मिलता है। आगे आने वाली जनरेशन, उससे जस्ट आगे जो आती है उसके ऊपर भी उसका प्रभाव रहता है। लेकिन उससे आगे जो जनरेशन आती है, जैसे काशीराम जी 2006 में एक्सपायर हो गए। उनके एक्सपायर होने के बाद 2006 के बाद 2006 में जो बच्चे पैदा हुए, आज उनकी उम्र 16 साल 17 साल, अगले साल वोट डालने के लायक हो जाएंगे। और कुछ समय से जो काशीराम जी थोड़े समय पहले वे सन 2000 में वे आज 20-22 साल के हो गए। अब उस जनरेशन को कौन तैयार करेगा? आज के जो राजनेता हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरी की पूरी जनरेशन को तैयार करना पड़ेगा। और ये जनरेशन तैयार नहीं होगी तो मूवमेंट नहीं बढ़ेगा। जो आज थोड़ा सा सिस्टम गलत इसलिए हो गया, थोड़ी सी जिसको जानकारी हो जाती है वो तुरंत एक संगठन खोल लेता है, एक संगठन बनाता है। और जिसको ज्यादा जानकारी हो तो राजनीतिक पार्टी जरूर बनाएगा। थोड़ी जानकारी हो तो अपना संगठन बना लेगा, ज्यादा जानकारी हो गई तो राजनीतिक पार्टी खोल के बैठेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वही बता 10 साल 5 साल 15 साल भां करेगा इधर उधर की, फिर हताशा और निराशा, फिर स्वार्थ की भावना पैदा होती है। ह्यूमन बीइंग, आदमी का नेचर है, स्वार्थ की भावना पैदा है, अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए कहीं भी जा टिकेगा। हो गया खेल खत्म, बस ये होता है। ये है सिस्टम आज का, ये चल रहा है। ऐसे नहीं होता। इस जमीन को तैयार करना पड़ता है। जमीन को तैयार करके एक लंबे समय तक कमिटमेंट के साथ, त्याग के साथ खुद के बारे में बताओ कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा और मैं इस चीज का त्याग करता हूँ। इस चीज, ये त्याग ही बताया जाता है। हम बाबा साहब के बारे में बताते हैं, क्या बताते हैं? उनकी कौन सी आर्थिक विचारधारा बताते हैं? आर्थिक विचारधारा के सिद्धांतों की कहाँ हम चर्चा करते हैं? उनकी कौन सी प्रशासनिक आइडियोलॉजी है? आर्मी के बारे में थोड़ा बहुत कम, जो इंटेलेक्चुअल उनकी बातें अलग हैं। सामान्य तो लोग क्या बताते हैं?
उनके 4-4 बच्चे कुर्बान हो गए, उन्होंने नौकरी छोड़ दी, ये छोड़ दिया, वो छोड़, सब त्याग ही बताते, त्याग की चर्चा होती है। मान्यवर काशीराम जी के बारे में क्या बताते हैं? घर त्याग कर दिया, नौकरी छोड़ दी, परिवार नहीं बना, शादी नहीं की, कोई बैंक अकाउंट नहीं, कोई जमीन उनके नाम पे नहीं, कोई प्रॉपर्टी उनके नाम पे। ये क्या है? त्याग ही तो है। तो त्याग ही बताया जाता है। आज के जो राजनेता काम करे, क्या त्याग बताए उनका? उनके कार्यकर्ता जो है क्या त्याग बताएंगे? बताइए लोगों को। जब त्याग ही नहीं हुआ तो किसके अंदर उनकी अच्छी भावना जागेगी? अगर किसी राजनेता को सक्सेस होना है तो कार्यकर्ताओं में जज्बात बढ़ने जरूरी है उसके, और जज्बात बढ़ जाते त्याग से, संघर्ष से। त्याग कुछ है ही नहीं। अच्छे अच्छे महल बना करके, अच्छे अच्छे घर बनाकर, अच्छी अच्छी कोठियां बना करके वहां से मिशन मूवमेंट चलाओगे? मिशन मूवमेंट वहां से नहीं चलता। मिशन मूवमेंट तो झुग्गी झोपड़ी से, सड़कों से चलता है, घर में बैठ के थोड़ा चलता है। त्याग करना पड़ता है। त्याग नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं हो पाएगा। ये नए नए लीडर उठ रहे हैं, आजकल के जो लीडर उठ रहे हैं, कुछ कुछ आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, बोलने से थोड़ा होता है। त्याग दिखा क्या है? त्याग कुछ है नहीं। हम क्या बताएं लोगों को? ज्योतिराव फुले का त्याग था, बाबा साहब का त्याग था, बुद्ध ने त्याग किया है, काशीराम ने त्याग किया है, इसलिए चर्चा उनकी। त्याग करना तो दूर, ये तो बस समेटना चाहते हैं, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, रिश्ते इसके लड़के को MP MLA, इसको वो, इसको। ऐसे थोड़े सफल हो गए भाई। ये कोई तरीका नहीं, ये काशीराम जी का मार्ग भी नहीं है। काशीराम जी का मार्ग त्याग का मार्ग है। काशीराम जी की जो 89वीं जयंती है, उसके उपलक्ष्य में जो बहुजन संगठक यूट्यूब चैनल है, उन्हें जो काशीराम जी के बारे में मुझे बोलने का जो अवसर दिया, जैसा भी मुझे लगा, जो उचित लगा, मैंने बोलने की कोशिश की। तो यूट्यूब चैनल बहुजन संगठक का बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी को जय भीम, जय भारत।